तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने चौथे लेसन प्रतिरक्षा और रक्त समूह का अच्छे से अध्ययन कर लिया है और अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज का जो अपना ये जो वीडियो होगा ये चौथे लेसन का क्वेश्चन आंसर का वीडियो होगा। इसमें अपन इसके प्रश्न उत्तरों को इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये अपने बुक में पेज नंबर 49 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। अब आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में 1 + 1 + 1 मतलब कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों 1-1 अंक के होंगे। बहुत छोटे प्रश्न होंगे, अधिकांशतः छोटे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं और अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। और नंबर 2 बात आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंदर आपको जो इनके भैव चयनात्मक प्रश्न जो है 1, 2, 3, 4 से लेकर 1 से लेकर जो 15 नंबर तक जो प्रश्न है इनमें से भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब शुरू करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। तो अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं इनमें से कौन सी नहीं है। पहला उत्तर है ए अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है आमाशय और ऑप्शन नंबर आपका डी है लसिका पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने देखा था कि स्टार्टिंग के वीडियो में कि प्रतिरक्षा तंत्र में कुछ अंग और कुछ कोशिकाएं सहायक होती है। तो इनमें से कौन सी सहायक नहीं है प्रतिरक्षा देने में। तो आमाशय, कारण आमाशय इसका आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा, यकृत, लसिका पर ये प्रतिरक्षा देने में सहायक है, जबकि आमाशय का इससे कोई लिंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्लाविका कोशिका। प्लाविका कोशिका कह दो या प्लाज्मा कोशिका कह दो, एक ही बात है। प्लाविका कोशिका जिनमें से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए है बी लसिका कोशिका या बोल दो बी लिम्फोसाइट, बी लसिका कोशिका। ऑप्शन बी के अंदर आपके है टी लसिका कोशिका, टी लसिका कोशिका। ऑप्शन सी है आपके न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। और ऑप्शन बी आपका है कैट दोनों। तो प्यारे विद्यार्थियों बताओ प्लाज्मा या प्लाविका कोशिका कौन सी कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है। तो उत्तर हो जाएगा बी लसिका कोशिका। अपन ने देखा था कि प्रतिजन वे भारी रोगाणु है जो शरीर में प्रवेश करने के बाद बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करते हैं। तो बताओ प्लाविका प्लाज्मा कोशिका बताओ कौन सी कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है। तो उत्तर हो जाएगा बी लसिका कोशिका। नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। सब बच्चे अपनी बुक निकाल लेंगे और मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इनके आंसर देखते जाएंगे, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन है एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किसमें पाए जाते हैं। एंटीजनी निर्धारक किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका है प्रतिजन, प्रतिजन। ऑप्शन बी है आईजीजी प्रतिरक्षी। ऑप्शन सी आपके दे रखा है आपको आईजीएम प्रतिरक्षी। और ऑप्शन डी आपके है प्लाविका कोशिका, प्लाविका कोशिका। तो बताओ एंटीजनी निर्धारक, तो एंटीजनी निर्धारक बताओ किसके अंदर पाए जाते हैं भाई। प्रतिजन में पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो एंटीबॉडी के प्रकार हो गए और ये प्लाविका कोशिका बी लसिका कोशिका का रूपांतरित स्वरूप हो गई। तो प्रतिजन में आपके क्या पाए जाते हैं एंटीजनी निर्धारक। और एंटीजनी निर्धारक किसे कहते हैं। तो आप क्या कहोगे प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता, बल्कि इसके कुछ अंश प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं, उन अंशों को ही एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। तो एंटीजनी निर्धारक बताओ किसमें पाया जाता है प्रतिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी 4। अब मैं आपको सीधे ऑप्शन पढ़ूंगा और आंसर दूंगा, क्योंकि लिखा हुआ तो आपकी बुक में भी है, तो सीधा आप इसमें से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सी है। आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजी। बताओ ऑप्शन क्या होगा आंसर। तो भाई प्रतिजन और प्रतिरक्षी की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रतिरक्षी का नाम आया था आईजीएम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईजीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मां के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो मां के दूध में पाई जाने वाली आईजीजी होगी, आईजीएम होगा, आईजीडी होगा या आईजीए होगा? तो मां के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी आईजीए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं आगे। पेज नंबर 50 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6। रक्त में उपस्थित कौन सी, रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती? क्वेश्चन है कि रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, बी लसीका कोशिका और उपकला कोशिका। तो उपकला कोशिका का रक्त से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध श्वसन तंत्र से है। तो आपका आंसर हो जाएगा घ उपकला। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बी लसीका कोशिका तो डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है। अब चलो 7वें क्वेश्चन में। रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसने किया? लुई पास्चर, कॉर्लेन स्टीनर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। बताओ। ऑप्शन बी कॉर्लेन स्टीनर। सर्वदाता रक्त समूह है, बताओ। ए, ए बी, ओ बी। सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। गर्भ रक्ताणु कोरकता का प्रमुख कारण है, अपन ने रोक देखा था गर्भ रक्ताणु कोरकता। ए शिशु में रक्ताभार हो ही नहीं सकता। आर एच बेजोड़ता बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ए बी बेजोड़ता कोई होता नहीं है, तो आर एच बेजोड़ता या आर एच क्योंकि पॉजिटिव आर एच मां क्या आती है आर एच नेगेटिव, गर्भ शिशु क्या था आर एच पॉजिटिव। तो आर एच बेजोड़ता के कारण होता है गर्भ रक्ताभार। नेक्स्ट समजीवी साधन नहीं है भाई, ये आदान है। समजीवी आदान में किसका उपयोग होता है? व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का, अन्य व्यक्ति के, भाई अन्य व्यक्ति का तो उसमें होगा जो समजात होगा, समजीवी में तो स्वयं व्यक्ति के संग्रहित रक्त का उपयोग होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11। रक्तदान के दौरान बरती गई सावधानियों से कौन सा रोग नहीं होता? कौन सा रोग नहीं होता है? हेपेटाइटिस बी होता है, मलेरिया ये नहीं होता भाई, मलेरिया का कोई ऑप्शन नहीं इससे जुड़ा हुआ। रुधिरलयनता होती है और क्रू एट जेफिलिडेट जैकब रोग, ये तो अपन ने देखा ही था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मलेरिया, क्योंकि मलेरिया रोग क्या होता है? ये मलेरिया रोग जो आपके मादा मच्छर है उसके काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की संयुग्मजीय या प्रभावी जीन क्रिया का परिणाम अपन ने पढ़ा था? तो कौन सा रक्त समूह है? ओ, क्योंकि इसके जीन क्या होते हैं आई, तो ये संयुग्मजीय या प्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है। कौन सा रक्त समूह? ओ। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा रुधिर वृक्क की आनुवंशिकता का अनुप्रयोग नहीं है? हीमोफीलिया का इलाज ये तो है, मलेरिया का इलाज, डेंगू का इलाज ये दोनों ही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा घ और घ दोनों। भारत में बताओ अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 14% पढ़ा था पढ़ने 13 अगस्त का दिन। नेक्स्ट प्रश्न। भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति 10 लाख में 0.1, 2.0, 0.8 नहीं है 0.8 है और 1.8 उत्तर हो जाएगा 0.8। अब नेक्स्ट अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक सारे के सारे इंपोर्टेंट है, इनमें से परीक्षा में 1-2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना छोटे क्वेश्चनों में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां पाई जाती है? तो आप बताओगे 2। पहली होती है स्वाभाविक और दूसरी होती है उपार्जित, अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिजन कितने प्रकार, प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? 17 क्वेश्चन। तो प्रतिरक्षी कुल 5 प्रकार के होते हैं, आईजीजी, आईजीएन, आईजीई, आईजीबी और आईजीए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 18वां प्रतिजन का आणविक भार पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 6000 डाल्टन या इससे अधिक, या इससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 19। प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिरक्षी किस प्रोटीन के बने होते हैं? गामा ग्लोबुलिन, अपन ने पढ़ा था ये गामा ग्लोबुलिन। तो प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन कहां तक हो गए? 19। इसके बाद 20वां क्वेश्चन। कौन सा प्रतिरक्षी आवरण को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा आईजीजी। आईजीजी एकमात्र प्रतिरक्षी है जो आवरण को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है। इसके अलावा और बताओ आईजीजी के और क्या क्या अनुप्रयोग है? आईजीजी बताओ देह का वो आईजीजी आवरण को पार करके भ्रूण तक तो
पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसके अलावा IgG जो है आपके प्रमुख देह संबंधीय प्रतिरक्षी हो गया, और इसके अलावा सीरम में सर्वाधिक सांद्रता में अगर कोई प्रतिरक्षी पाया जाता है तो उसका नाम भी क्या है, IgG। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21वां, मांस कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है, तो आप बताओगे IgE। और इसके अलावा प्रत्युर्जरता और एलर्जी की क्रियाओं में हिस्सा कौन लेते हैं, तो उत्तर क्या होगा, IgE। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका गैसों के विनिमय में संलग्न होती है, जिसका करंट आंसर हो जाएगा RBC। WBC तो रोगाणु से सुरक्षा करती है, और प्लेटलेट्स क्या करती है, जो चोट ग्रसित भाग पे रुधिर का थक्का बना के रुधिर के स्राव को बहने से रोकती है। तो आपकी जो श्वसन की क्रिया में जो गैसों के विनिमय में जो संलग्न हो जाएगी उसका नाम हो जाएगा RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो सीधा सूत्र हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। और कब किया था, 1901 में। क्वेश्चन नंबर 24वां जो प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो बताओ सर्वदाता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, O, और सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा, AB। क्वेश्चन नंबर 25, अब 25वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि किस रक्त समूह में A व B दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं। तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, अपने पास देखो 4 वर्ग थे, A B AB O। ब्लड ग्रुप A का प्रतिजन A, B का प्रतिजन B, और A B में A व B दोनों ही प्रतिजन होते हैं, ब्लड ग्रुपों में कोई प्रतिजन नहीं। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि किस रक्त समूह में A व B दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप AB। नेक्स्ट प्रश्न 26वां, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों का रक्त RH धनात्मक होता है, तो भाई 85% व्यक्तियों का रक्त तो RH धनात्मक या RH पॉजिटिव होता है, और शेष 15% व्यक्तियों का रक्त RH नेगेटिव या RH ऋणात्मक होता है। यहाँ तक मुझे लगता है किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सभी बातें अपन ने चैप्टर में पढ़ ली है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये क्वेश्चन नंबर 27वां, कौन सा RH कारक सबसे महत्वपूर्ण है, तो अपन जानते हैं RH कारक 5 प्रकार के होते हैं, बताओ कौन कौन से होंगे, RH कैपिटल D, RH कैपिटल E, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C और RH स्मॉल c। लेकिन प्रश्न क्या है, कौन सा RH कारक सबसे महत्वपूर्ण है, तो RHB। और अगर मैं ये कहूं कि कौन सा RH कारक सबसे अधिक प्रतिरक्षा जनी है, तो भी आंसर होगा RHB। अगला प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम रक्तदान किसके द्वारा संपादित किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रथम रक्तदान किया गया था जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा, और 15 जून 1667 को किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने सफल रक्तदान किया था 15 जून 1667 को, और इन्होंने 10 वर्ष के बच्चे में भेड़ के रक्त से रक्तदान कराया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, समझात आदान क्या है, तो ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है उसे समझात आदान कहते हैं। और अगर आपसे पूछ रहे कि समजीवी क्या है, तो ऐसा आदान जिसमें स्वयं उसी व्यक्ति के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है वह समजीवी आदान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले विकल्पियों के नाम, तो आपने पढ़ा था कि रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों के द्वारा किया जाता है, IA, IB, IO, या इसको बोल दो स्मॉल I। तो 1 2 3 विकल्प आपके हो गए। नेक्स्ट, भारत में मैदान दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 31, तो आप बताओगे भारत में मैदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में देहदान करने वाले 2 व्यक्तियों के नाम लिखो। तो देखो ये प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में देहदान करने वाले, अब ये प्रश्न इस तरीके से नहीं बनेगा, ये प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए था कि हाल ही में देहदान की घोषणा करने वाले 2 व्यक्तियों का नाम। तो हाल ही में तो बताओ किसने घोषणा की थी, क्रिकेटर गौतम गंभीर ने और साध्वी रितंबरम। अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि देहदान कर चुके 2 व्यक्तियों के नाम, तो अपन उनमें बताते क्या क्या, विष्णु प्रभाकर, नाना देशमुख और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति। लेकिन हाल ही शब्द लग गया तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेटर गौतम गंभीर और साध्वी रितंबरा।
लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रतिरक्षी को परिभाषित करो। तो प्रतिरक्षी जो होते हैं ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन या संक्षिप्त में आईजी कहते हैं। ये शरीर के तरल भागों में उपस्थित होते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानते और उन्हें निष्प्रभावी करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एंटीजन निर्धारक क्या होते हैं जिनको प्रैपिटो बोलते हैं? तो एंटीजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता बल्कि इसके कुछ अंश प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं, उन अंशों को ही एंटीजन निर्धारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिरक्षी में हिंज का क्या कार्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहो तो हिंज कह दो और चाहो तो इनको कब्जे कह दो, एक ही बात है। तो प्रतिरक्षी में हिंज का क्या काम है? तो आप बताओगे क्या कि वायु स्वरूप की प्रतिरक्षियों के उद्गम स्थल अत्यंत लचीले होते हैं जिन्हें कब्जे या क्या कहते हैं? हिंज कहते हैं। अगर पूछ रही कि इनका कार्य क्या क्या है तो आप क्या लिखोगे? ये कब्जे या हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु में समाहित करके अभिक्रिया करने में मदद करते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का पदार्थ होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और रक्त का ठोस भाग कणिकाएं, और कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। एबीओ रक्त समूहीकरण को समझाओ। तो एबीओ रक्त समूहीकरण की परिभाषा क्या थी कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित 2 प्रतिजन, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को कुल कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में, ए बी ए बी ओ। इसे ही एबीओ समूहीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 38, आरएच कारक क्या है? इनका महत्व क्या है? तो आरएच कारक क्या है? आरएच कारक करीब 417 एमिनो अम्लों से मिलकर बनाई क्या है? प्रोटीन है, जिसकी खोज किस बंदर में की गई थी? मकाका रीसस नामक बंदर में की गई। ये आरएच प्रतिजन मानव की आरबीसी पर भी उपस्थित होता है। जिन व्यक्तियों में, अब इसका महत्व क्या है कि जिन व्यक्तियों में आरएच कारक पाया जाता है वो आरएच पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच कारक नहीं पाया जाता वो व्यक्ति आरएच नेगेटिव कहलाते हैं। विश्व में करीब 85% आबादी आरएच पॉजिटिव व्यक्तियों की है और शेष 15% आरएच नेगेटिव की है। अगला प्रश्न, रक्तदान क्या है? तो अपन सीधी सी बात है, रक्तदान या रक्तदान पढ़ाता पढ़े। एक व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र से एक व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों का स्थानांतरण करना ही रक्तदान या रक्तदान कहलाता है। और रक्तदान के द्वारा किसी जरूरतमंद व्यक्ति के प्राणों की सुरक्षा की जा सकती है, क्योंकि उसको अगर समय पर हृदय उपलब्ध हो जाएगा तो उसके प्राणों की रक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, अन्नदान, रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली 2 सावधानियां। तो पहली सावधानी तो ये हो गई, दाता और ग्राही के रक्त का एबीओ प्रतिजनों का मिलान करना। दूसरा, दाता और ग्राही के रक्त में आरएच कारकों का मिलान करना। तीसरा, रक्तदान केवल चिकित्सक की उपस्थिति में होना चाहिए। और तीसरा, दाता के रक्त का प्रशीतित भंडारण करना चाहिए और इसे किसी भी कंडीशन में रक्त को दूषित नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अंगदान की आवश्यकता को समझाइए। तो अपन को पता है कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके अंग किसी काम के नहीं रहते। अगर हम मृत्यु के बाद और मृत्यु के पहले यदि हम अंगदान या शरीर का कोई उत्तक दान करते हैं तो हम जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में खुशहाल ला सकते हैं, उसके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। अतः हमारे अंग हमारी मृत्यु के पश्चात यदि किसी व्यक्ति के काम आते हैं तो उससे उस व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। एबीओ रुधिर वृक्क के लिए उत्तरदायी जीन प्रारूप को समझाओ। तो एबीओ रुधिर वृक्क के लिए उत्तरदायी जीन प्रारूप, ये ए ब्लड ग्रुप बी, ए बी ओ। बताओ ब्लड ग्रुप ए के जीन प्रारूप क्या क्या होंगे? आईए या फिर आईए स्मॉल आई। बी के बताओ आईबी या आईबी स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों ही प्रभावी होंगे, आई और आईबी, और ब्लड ग्रुप ओ में दोनों प्रभावी होंगे, आई। ठीक है भाई। निबंधात्मक प्रश्न, पहली बात तो इसके अंदर से आपसे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पता पूरा रहना चाहिए। प्रतिरक्षी की संरचना पर पढ़ ली,
भाई वायु स्वरूप का देखा था ना पढ़ने इस प्रकार से, ध्यान होगा आपको। 44वां प्रश्न, गर्भ रक्ताणु को रक्ता को समझाइए, अपन ने पढ़ लिया था। गर्भावस्था में माँ RH नेगेटिव और गर्भ शिशु RH पॉजिटिव, पूरा अपन ने पढ़ लिया इसका। 45वां, रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है, तो ये भी अपन ने पूरा पढ़ लिया। 2 चरणों में होगी, पहले में रक्त का संग्रहण करेंगे और दूसरे में आदान की प्रक्रिया होगी, पूरा अपन पढ़ चुके हैं इसको। 46वां, अंगदान क्या है, अंगदान का महत्व, अभी अपन ने इसको वीडियो में भी अच्छे से पढ़ लिया था अंगदान को, कि जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा किसी अंग या ऊतक का दान करने अंगदान करना, तो इसका महत्व अपन ने 2-3 बार देख लिया। और क्वेश्चन नंबर 47, रुधिरवर्ग की आनुवंशिकता के महत्व की व्याख्या करो। रुधिरवर्ग का आनुवंशिकता का महत्व अपन ने पढ़ लिया था, पहला सफल रक्तदान कराने में, नंबर 2 पैतृकता या दंपति विवादों को हल करने में, नंबर 3 नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता में, और नंबर 4 आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया आदि के उपचार में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना जीव विज्ञान या बायोलॉजी का चौथा लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। नोट्स आप PDF जो आपको दी गई उस फाइल उसमें आप बना लोगे अच्छे से। पहला चैप्टर अपन ने पढ़ लिया जिसका नाम था भोजन और मानव स्वाद, ये 4 अंक का है प्लस। इसके बाद तीसरा पार्ट पढ़ा आनुवंशिकी जेनेटिक्स, ये भी 4 अंक का है प्लस। इसके बाद अपन ने चौथा पार्ट पढ़ा प्रतिरक्षा और रक्षामूल, ये भी 3 नंबर का है। तो 4 4 8 3 11, तो अपन ने कुल 11 अंक के 3 चैप्टरों का अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद अपन मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।